हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, उसके अंदर हमें किस अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी पड़ती है, उसके वेरिएबल पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। और उसके अंदर जब हम स्टडी करते हैं, जो एग्रीगेशन की स्टडी होती है, उसके इकोनॉमिक एजेंट्स की बात हम लोगों ने वहाँ पर की थी। जो मेथड ऑफ स्टडी थी उसकी हम लोगों ने बात की थी। जो आज का टॉपिक होगा हमारे पास, आज हमें बात करनी है कि उस मैक्रो इकोनॉमिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो आखिर कहाँ तक काम करती है, ठीक है। उसके बारे में हमें यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। देखो बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप की। देखो बच्चे, स्कोप क्या होता है? स्कोप होता है वो फील्ड, वो एरिया जहां पर वो पर्टिकुलर टॉपिक काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप बात करते हैं कि भाई हमने मैथ सीखा है, ठीक है, आपने मैथमेटिक्स को सीखा है, तो उसका स्कोप क्या है? देखो बच्चे, वो आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, आपको कुछ प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करना है वहाँ आपकी हेल्प करेगा। वो स्कोप है उस पर्टिकुलर टॉपिक का। अगर आपको बात करनी है यहाँ पर कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में, तो ये कहाँ पर हेल्प करता है बच्चे? सबसे पहले कहता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, कि जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम एक देश की टोटल इनकम या फिर नेशनल इनकम की बात करते हैं वो काउंट करनी पड़ती है, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं वो काउंट करनी पड़ती है, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और रिलेटेड एग्रीगेट्स, अब वो रिलेटेड एग्रीगेट्स कौन से बच्चे? जैसे हम जीडीपी की बात करते हैं, एनडीपी की बात करते हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बच्चे, ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये आपको आने वाले चैप्टर्स में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये होती क्या है, इनका काम क्या है और ये इस्तेमाल कैसे की जाती हैं। सेकंड पॉइंट में वो कहता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब बच्चे देखो, एक हमारे बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हुए केन्सियन, वो कहते हैं कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें एक एम्प्लॉयमेंट और एक अनएम्प्लॉयमेंट, कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने % लोग बेरोजगार रहे हैं, वो हमें यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ी स्टडी होती है बच्चे, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होते हैं उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है, और उनको रिमूव करना, उनसे कॉम्बैट करना, उन रेमेडीज को यहाँ पर कंप्लीट करना बच्चे, ठीक है। आगे वो कहता है हमारे पास कि थ्योरी ऑफ मनी। अब थ्योरी ऑफ मनी क्या, कि भाई मनी क्रिएट कैसे होती है, मनी होती क्या है, मनी मतलब पैसा, वो करेंसी, वो बनती कैसे है, इस्तेमाल क्या होता है उसका, ठीक है, उसका स्कोप क्या भी, वो कहाँ तक इस्तेमाल की जा सकती है, उसके अंदर हमें यहाँ पर उसकी स्टडी करनी पड़ती है। आगे कहता है थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, कि जो जर्नल प्राइस लेवल है हर प्रकार की वस्तुओं का, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं ना बच्चे, तो उनका प्राइस लेवल क्या है, जर्नल प्राइस लेवल। और जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा है बच्चे, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है कि जो हमारे पास महंगाई दर है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, जो प्राइस में और उस जो बढ़ा हुआ प्राइस है उसके बीच में जो गैप हुआ है, जो फर्क हुआ है, उसको कहा गया है यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप। और जो जनरल प्राइस लेवल है और जो महंगाई नहीं है या चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, जो बीच का डिफरेंस है, उसको यहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप कहा गया है बच्चे, ठीक है। आगे कहता है वो रोल ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट, कि जो सरकार बजट बनाती है, बजट एलोकेट करती है कि एक साल में भाई जो फिस्कल बजट होता है हमारा, कि एक साल में ये खर्चा हुआ है, यहाँ से इनकम हमें मिली है, ठीक है, हमें आने वाले साल में यहाँ खर्चा करना है, ठीक है। तो जो और ये सारा प्लान कौन करता है बच्चे? ये सारा प्लान करती है गवर्नमेंट, प्लान करती है भाई, ठीक है। आगे कहता है वो हमारे पास कि एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या बच्चे? देखो, जैसे एक देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐसे ही एक देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पर भी ट्रांजैक्शन करता है, वहाँ पर भी बिजनेस करता है, व्यापार करता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि उस इंटरनेशनल लेवल पे जो करेंसी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही करेंसी वो इस्तेमाल करें, नहीं, ये कोई ज़रूरी बात तो नहीं। तब क्या करते हैं बच्चे? ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपने मन को समझाने के लिए एक छोटा सा कानून बना रखा है, कानून भी नहीं कह सकते उसको, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग डॉलर को ले लेते हैं, जो सब जिसमें बिजनेस कर सकते हैं, डॉलर को एज अ ट्रांजैक्शन, एज अ करेंसी इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। तो उस डॉलर के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट, कि हमारा पैसा, हमारे जो रुपए हैं
उसकी डॉलर के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है, ठीक है। बांग्लादेश में उनकी करेंसी है टका, तो टका और डॉलर की क्या वैल्यू है बच्चे आपस में चल रही है, कंपेयर करते हैं। एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारे पास डेफिशिएट या फिर हमारे पास सरप्लस होता है वो यहाँ पर काउंट किया जाता है बच्चे। तो ये थे हमारे पास इसके काफ़ी सारे स्कोप, किसके स्कोप, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में कि उसका इस्तेमाल वो उनका यूज़ क्या क्या है भाई, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं उस चीज़ के। सबसे पहले पॉइंट में कहता है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, मतलब क्या कि एक तो डीप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऑफर की जाती है बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में। वो डीप डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की कहता है, जब भी हम राष्ट्रीय आय काउंट करते हैं, नेशनल इनकम काउंट करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स की, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, जो नेचर है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन द इकोनॉमी, जो नेचुरल गुड्स भी आएंगी और जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर हो रही हैं वो सब भी आएंगी, ठीक है। आगे कहता है जो अनएम्प्लॉयमेंट रिवील द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड वे इट कैन बी हैंडल्ड, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारे सामने आई है उसको हैंडल कैसे किया गया है और उसको प्रॉब्लम को निकाला कैसे गया है। आगे कहता है जो गवर्नमेंट का बजट होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वो सब डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, ये सब इकोनॉमी का ही तो पार्ट है भाई। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, बजट, ये सब इकोनॉमी का ही तो पार्ट है भाई। आगे कहता है सेकंड पॉइंट में हमारे पास वो कि द रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के बाद जो हमें फ़ायदा हुआ है बजट की हेल्प से, बजट में हमें मिला है, ठीक है, राष्ट्रीय आय हमें पता चली है, नेशनल इनकम हमें पता चली है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल हमें पता चला है, जनरल प्राइस लेवल हमें पता चला है, वो डिसाइड करता है कि भविष्य में हम अपने देश को किस रास्ते पर लेके जाते हैं। हमारे लिए जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का उसके रास्तों को खोलता है, क्योंकि बजट की हेल्प से ही हम अपने जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और देश को एक नए रास्ते पर लेके जा सकते हैं। आगे कहता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब बच्चे क्या, कि जो आर्थिक स्थिरता है, मतलब ऐसा नहीं है मार्केट में या हमारे देश में इकोनॉमी में ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी तो एक टाइम ऐसा पीरियड आ रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है देश को, ठीक है, एक टाइम ऐसा आ रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी भी इकोनॉमी में, या इकोनॉमी की बात नहीं, किसी भी लेवल पर आप चले जाएं, अगर कंसिस्टेंस नहीं है कोई तो बहुत दिक्कत की बात रहती है। फॉर एग्जांपल हम आपकी बात करते हैं बच्चे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपको कहा जाता है कि आप पूरा साल पढ़ो, रेगुलर पढ़ते रहो, रेगुलर का मतलब कंसिस्टेंस पढ़ते रहो, ठीक है। लेकिन आप कभी आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, आप कभी पढ़े नहीं, कंसिस्टेंट नहीं रहे आप लोग, ठीक है, रेगुलर नहीं रहे, वहाँ पर आपके लिए दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसे ही आपको कहा जाएगा कि आप एक स्टेबल स्टूडेंट नहीं हो, और यहीं पर बात की गई है इकोनॉमी की कि इकोनॉमी हमारी स्टेबल नहीं, और इन्हीं चीज़ों की हेल्प से हम इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं भाई। आगे कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस का, जो हमारा बीओपी स्टेटस है वो क्या भाई, कहता है कि जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैं उनको, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या सरप्लस है, वो यहाँ से काउंट किया जाता है कि हमें हमारे देश को, जो हमारा देश ट्रेड कर रहा है, हमारी इकोनॉमी ट्रेड कर रही है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर हमें फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, तो उसकी भी स्टडी यहाँ पर आसानी से की जाती है। आगे कहता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में वो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कि जो गरीबी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो अब भविष्य में के साथ साथ या वर्तमान के साथ हमारे साथ एक साथ साथ चल रहा है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, इसको भी साथ साथ सॉल्व करना है। और ये सब रेमेडीज़ को ही, इन सब रेमेडीज़ को अपना के हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। आगे कहता है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या, जो नीतियाँ, जो कानून सरकार बनाती है कि भाई हाँ ये दिक्कतें हैं, फला फला दिक्कतें हैं हमारे पास, भाई यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ पर ये चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों से रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे पहले कहा गया कि हमारे देश में जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है वो ख़राब है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो बड़े मिसमैनेज रूप से उनको संचालित किया जाता है, तो सरकार ने क्या किया, उन रेमेडीज़ को अपनाया, उनको ठीक करने के लिए जीएसटी एक नया कानून लेके आया, एक पॉलिसी बनाई भाई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर प्रॉपर रूप से इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। देखो भाई आगे कहता है कि जो एमर्जिंग चैलेंज ऑफ द इकोनॉमी बिकम एविडेंट ओनली थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, कि जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के,
ठीक है, उन सब को हम सॉल्व किसकी हेल्प से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा होगा उसकी हेल्प से इन सबको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और नई नई पॉलिसी बना सकते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी इकोनॉमी को या फिर ग्रोथ प्रोसेस को अपना सके और इकोनॉमी को सुधार सके बच्चे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही और इसी लेक्चर के साथ खत्म होता है आपका ये फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। सो आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।